नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडिये। दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं 29 अगस्त प्रत्येक वर्ष को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों के साथ, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान इस विषय पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले श्री SK सार्की जी, जो कि एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी और इस समय संयुक्त निदेशक खेल विभाग उत्तराखंड सरकार में हैं, और श्री DM लखेड़ा जी, जो कि एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और इस समय खेल प्रशिक्षक और विशेषज्ञ हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले सार्की जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई और कैसे और क्यों इसको मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस करीब ये 1999 के दौर में इसको स्टार्ट किया गया जी, और ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा वो है मानना कि भारत का हॉकी एक ऐसा खेल है जिसने ओलंपिक में अभी तक 8 मेडल लिए, 8 तो गोल्ड लिए हैं जी, और 1 ब्रॉन्ज है, और कॉमनवेल्थ गेम में 1 सिल्वर मेडल है, और 75 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी भारत का स्वर्ण पदक है। तो इस वजह से जो है इसको राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। जी लखेड़ा जी, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय खेल दिवस अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण खेल दिवस है। इस दिवस से आज के युवाओं को और पूरे देश को खेलों को खेलने की प्रेरणा मिलती है। एक शख्स, सामान्य परिवार से जन्मा शख्स, और विश्व में अपनी जादुई छड़ी से तहलका मचा दे और आज पूरा विश्व उनको नमन करते हुए खेल दिवस मनाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए खेल दिवस का मनाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। जी सार्की जी, मेजर ध्यानचंद, जैसा कि राष्ट्रीय खेल दिवस उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्र भर में 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद को। ये विशेषण उनको क्यों दिया गया? ये विशेषण, ये इसकी संज्ञा तो जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे हिटलर, उनके द्वारा दी गई। जब जर्मनी और भारत के मध्य हॉकी का मैच चल रहा था तो तब उन्होंने उस मैच का लुत्फ़ उठाया। उसी दौरान उन्होंने देखा कि भारत का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी स्टिक से बॉल छूटती नहीं है, उनका बॉल पे, स्टिक पे इतना कंट्रोल है कि उसने कहा इसमें कुछ न कुछ चमत्कार है, जो हॉकी और बॉल का इतना तालमेल है कि कोई कितना भी उनसे छीने उसके नहीं छीन पा रहा था। तो हिटलर ने उनकी हॉकी देखी, उनकी हॉकी बदली। उसके बाद एक साधारण सी उन्हें स्टिक दे के उनको उतारा, फिर भी उन्होंने वही करिश्मा करके दिखाया। तो इसलिए यह संज्ञा जो है जर्मनी के राष्ट्रपति हिटलर ने दी थी उन्हें। जी लखेड़ा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 8 स्वर्ण पदक हॉकी में, उसके बाद भारत का जो सफ़र है ओलंपिक में या और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हों, चाहे वो कॉमनवेल्थ हों या इंटर स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटीज़ हों, खेल एक ऐसा अभिन्न हिस्सा हमारे जीवन का बन गया है कि इसको खेल दिवस के रूप में ना सिर्फ एक दिन तक ही सीमित होकर ना रह जाना, बल्कि पूरे प्रत्येक वर्ष इसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए कि हम इसको प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक दिन हम इसको मना सकें और इसका जो हमारे युवाओं में एक संदेश है वो दिया जा सके। पुंडित जी, ऐसा है कि खेल जो है आज की डेट में दैनिक जीवनचर्या बन गया है। जी, वर्तमान सरकार से लेकर के हमारी जो है स्टेट की सरकार है, खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। मैं अपने जो वर्तमान प्रधानमंत्री चल रहे हैं, मतलब खेलों पे, खिलाड़ी अगर ओलंपिक में खेल रहा है तुरंत उससे फ़ोन पे इंटरेक्शन हो रहा है, उनको प्रोत्साहन राशियाँ दी जा रही है। ये शायद पहली बार देखने को मिला है कि इतना कुछ किया जा रहा है। दूसरी बात, आपने 8 बार हमारे हॉकी खेल ने हमें स्वर्ण पदक दिलाया ओलंपिक खेल में, और उसके बाद अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग के क्षेत्र में, और लेटेस्ट जो नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका है विश्व में अपना कीर्तिमान बनाया है। तो खेलों से निसंदेह हमारे युवा पीढ़ी को आजकल बहुत कुछ आशा है।
जीवन को जीने की भी कला सिखाता है खेल, और जीवन में प्रसिद्धि पाने की एक यही मुकाम है जिस मुकाम में आदमी रातों रात हीरो बन जाता है। बिल्कुल आपने देखा होगा जब नीरज चोपड़ा स्वदेश लौटे तो देश के दिग्गज से दिग्गज नेता से लेकर के और आम जनमानस तक उनकी वाहवाकार और जय जयकार करा था। ऐसे ही कभी जो है हमारे जो स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी थी, उनकी जय जयकार होती थी, और उन्हीं सबको उनके जो इतना उन्होंने देश को दिया है, उस सब को देखते हुए देश उनको नमन करता है, उनकी स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। तो ऐसे ही हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में भी जो है आज की डेट में बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं सरकारें दे रही हैं, यूनिवर्सिटीज दे रही हैं कि बच्चे आए खेलें। और मैंने बताया ना कि सबसे बड़ी बात, खेल के साथ साथ जो सबसे बड़ी आपको दौलत मिल रही है, आपको तन मिल रहा है। इससे बड़ी कोई कला नहीं हो सकती, और इस कला को हर किसी को, आम नागरिक को, हर किसी को खेलना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। जी, जैसे कि लखेड़ा जी ने बताया सार्की जी की तन मिल रहा है, फिजिकल फिटनेस एक तरह से हम इसको जी पाते हैं जब हम किसी खेल से जुड़ते हैं, भले वो इंडोर हो या आउटडोर हो, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खेलों के ऊपर ही जाना चाहूँगा कि आप लंबे समय से एक खेल विभाग में हैं, आपके अनुभव के आधार पर आप क्या देखते हैं कि किस तरह की ज़मीनी स्तर पर ज़रूरत है काम करने की कि भारत के जो मेडल हैं उनकी संख्या दोगुनी, तिगुनी या चौगुनी बढ़ाई जा सके आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल महाकुंभों में? इसमें अभी वर्तमान में स्पोर्ट्स में काफ़ी इंडिया में रिसर्च चल रहा है, और हर खेल के क्षेत्र में, हर इवेंट में साइंटिफिक कोचिंग का अब क्षेत्र है। पहले हमारे टाइम पे हमारे दौर तक हॉकी जो है एशियन शैली से खेली जाती थी। जी, जी, एशियन शैली का मतलब जो है उसका सिस्टम ये था कि 5, 3, 2, 1। 5 मतलब जो फॉरवर्ड लाइन के होते हैं, वो 5 खिलाड़ी पहली पंक्ति में खेलते थे, जो स्कोर करते थे, अटैक करते थे, और उसके बचाव के लिए जो मध्य क्षेत्र की है उसे मिडफील्डर बोलते हैं, वो 3 होते थे, सेंटर हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, और 2 होते डिफेंस में, डीप डिफेंस में, राइट फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक। तो अब जो है वर्तमान में जो हम हॉकी खेल रहे हैं वो यूरोपियन स्टाइल में खेल रहे हैं, और यूरोपियन का जो सिस्टम है, जो पैटर्न है, वो टोटल हॉकी का है। जी, टोटल हॉकी में मैच के दौरान वो मैच खिलाड़ी और जो कोच है उनका बड़ा आपस में तालमेल होता है। जब खेलने की शैली होती है तो उसमें कई पैटर्न हैं। जैसे अभी हमारा जो वर्ल्ड कप, ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ में जो इंडिया ने जो पैटर्न अपनाया था वो था 3-4-3 का। और कभी वो देखते थे कि उसमें क्या होता है, उसमें कोई खेलता है 2-4-4 या कोई खेलता है 4-2-2। जी, 4-4-2। क्या होता है उसमें, क्या होता है कि 2 फॉरवर्ड में होते हैं, 4 मिडफील्ड में होते हैं और 4 डिफेंस में होते हैं। और कहीं क्या होता है 4 फॉरवर्ड होते हैं, 4 मिडफील्ड में होते हैं, 2 डीप डिफेंस में होते हैं। और कहीं क्या होता है 3-3-4। 3-3-4 में क्या होता है 3 फॉरवर्ड, 3 मिडिल और 4 डिफेंस में। और कहीं ऐसा होता है कि 4-3-3, 4 फॉरवर्ड, 3 डिफेंस, 3 मिडफील्डर और 3 डीप डिफेंस। तो आज की हॉकी टोटल हॉकी है, और उसको कोई भी खिलाड़ी ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि वो फुल बैक है तो फुल डिफेंस में ही खेलेगा, ऐसा नहीं है। वर्तमान की जो हॉकी है उसमें कोई भी खिलाड़ी कब फॉरवर्ड बन जाए, कब मिडफील्डर बन जाए, कब डिफेंस में आ जाए, वो सब उनको उसी तरह की कोचिंग की जाती है और उसी तरह से उनको ढाला जाता है। जी, तो जब कोई मैच होते हैं वो रोज़ एक पैटर्न से नहीं खेलते हैं, मोस्टली वो एक पैटर्न को 2-3 बार अप्लाई करते हैं। अगर कोई 3-3-4 से खेल रहा है तो इंडिया वाले क्या करते हैं 3-4-3 से करते हैं, 3 फॉरवर्ड, 4 मिडफील्डर, ताकि उनको सपोर्ट देने के लिए, जगह बनाने के लिए, ताकि बॉल अंदर जा सके, अटैक कर सके। जी, तो इंडिया ने जो खेला था इसमें क्या खेला था 3-3-4 या 4-3 करके खेला था। दोनों ने, वीमेंस ने भी और मेंस ने भी, उसका उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिला। आपने शैलियों की बात करी, जो एशियन शैली थी, कलात्मक शैली जिसे हम कहा जाता था, यूरोपियन शैली एक तेज तर्रार शैली मानी जाती है, मैन टू मैन मार्किंग और जिसे कहते हैं स्पीड गेम, जिन्होंने हॉकी में इन्वॉल्व किया। तो ये सब साइंटिफिक एक रिसर्च का या साइंटिफिक मेथड जो एक अप्लाई करे जाते हैं किसी भी स्पोर्ट।
इसको ऐसा है, इसको गेम को ज़्यादा स्पीड में लाने के लिए, ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ये शैली अपनाई गई जी। और सारे नियम उन्होंने यूरोपियन ने अपने हिसाब से चेंज किए। एशियन शैली दूसरी है और यूरोपियन शैली दूसरी है, और इसीलिए उन्होंने जो है जो कृत्रिम ग्रास है जो आज एस्ट्रोटर्फ कहते हैं उसका उन्होंने निजात किया, उसको लाए, उसमें उन्होंने पहले काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी खेले, फिर उसको अडॉप्ट किया और जब तक हम उनके पास पहुँचते उन्होंने कुछ और आगे बढ़ा लिया जी। तो इनमें भी इसका भी वो है। तो इस निष्कर्ष हम यहाँ पर पहुँचते कि जो फिर हॉकी में जो हमारे बीच में मेडल्स आना बंद हुए या उसमें हॉकी की रैंकिंग्स में हम नीचे आए, तो उसका एक कारण ये था कि हम एडेप्टिव होने में हमें समय लग गया, अब हम फिर से उसी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं। हाँ, क्योंकि उस समय ऐसा है, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, उस समय क्या था कि जब बीच का अंतराल था हमारे यहाँ वो सुविधाएँ नहीं थी जी, हमारे यहाँ ग्राउंड्स नहीं थे। देखिए मैं एक यूरोपियन कंट्री का नाम लेता हूँ, हॉलैंड। हॉलैंड में आज की डेट में कम से कम 1000 एस्ट्रोटर्फ हैं, 1000 में 500 टर्फ निजी क्लब्स के पास है और हमारे पूरे देश में 100 टर्फें नहीं है। हमारे खुद प्रदेश में भी दो टर्फ हैं, एक 3-4 साल पहले स्पोर्ट्स कॉलेज में लगा है और एक अभी वर्तमान में हमने हरिद्वार में विमेंस हॉस्टल में लगाया है जी। हालांकि खिलाड़ी इंडिया का कोई कमज़ोर नहीं है, वो उसके अनुरूप उतनी मेहनत कर रहा है, उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहा जी, लेकिन यह है कि इस तरह की सुविधाएं कम है। लेकिन अब ऐसा गवर्नमेंट ने मन बना लिया कि जगह जगह इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है, तो उसका लाभ मिल रहा है। देखो अभी हमारा कितना बीच का अंतराल, इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा गैप को भरने में बड़ा समय लगा। अब जो है हम उठ के आए हैं, पहले ओलंपिक में ब्रॉन्ज लिया जी, उसके बाद अभी कॉमनवेल्थ हुए उसमें हमने सिल्वर लिया और विमेंस ने इसमें ब्रॉन्ज लिया, ओलंपिक में वो 4th पोजीशन पर रही विमेंस। और उससे पहले 75 में हमने जो है वर्ल्ड कप पहली बार जीता था जी, है ना। उसके बाद 80 में फिर मास्को ओलंपिक हुआ तो वहाँ पर हमें फिर गोल्ड मिला था, वो लास्ट गोल्ड था जी। उसके बाद अभी हम ब्रॉन्ज और सिल्वर में आके धीरे धीरे हम अपने और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है टीम इंडिया की जी। आने वाले टाइम में जो अभी वहाँ होगा, ये जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा जी, उसमें मेरे को ये उम्मीद है कि और अच्छा परफॉर्म करेंगे जी। बिल्कुल, जैसे कि फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। लखेड़े जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि खेलो इंडिया मूवमेंट चल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जो कि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए पोडियम एक करके स्कीम चली थी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कि आप लोग पोडियम एक करके स्कीम है जिसमें कि हमें मेडल्स पे फोकस किया गया था, उसके हमें रिजल्ट भी मिले। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ का क्या असर पड़ता है खिलाड़ियों पर, कोचेस पर और जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, ताकि वो मेहनत करे और इंस्पायर्ड हो, मोटिवेटेड हो और मेडल दिलाने? देखो कोई भी स्कीम होगी और प्रोत्साहन राशि तो हमेशा किसी के भी क्षेत्र में अपलिफ्ट लाती है जी। खेलो इंडिया कार्यक्रम में एक सरकार ने एक पैरेलल कार्यक्रम चलाया है कि जिन जो प्रतिभाएं निखर के नहीं आ पाती थी उनको खेलो इंडिया के माध्यम से वो ट्रेस आउट कर रहे हैं और मेरे ख्याल अच्छी खासी स्कॉलरशिप दे रहे हैं साल के सर उसमें जो है। और जो भारत का लक्ष्य है अगले ओलंपिक खेलों के लिए, उन खिलाड़ियों को 5-5 साल तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अभी यहाँ जो उत्तराखंड में भी जो है स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, तो बैडमिंटन के क्षेत्र में आप देखना लक्ष्य सेन के बाद उत्तराखंड फिर धूम मचाएगा। अदिति भट्ट हो गई, ध्रुव रावत हो गए, अनुष्का जुयाल हो गई, अंश नेगी हो गए, ये सब ऐसे सितारे हैं जो जिनका नेक्स्ट टाइम इनका आने वाला है। ऐसे फुटबॉल में कई खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, आपका बागेश्वर से रोहित दानू हो गया, जो है आपके अमन थापा हो गए, अनिरुद्ध थापा, अमन थापा भी एक चल रहे हैं, साहिल पंवार हो गए जो ISL वगैरह खेल रहे हैं। एथलेटिक में आपके जो है रेशमा पटेल हो गए, है ना, मनीषा ध्यानी हो गए, है ना, अंकिता ध्यानी हो गई। तो ये सब जो है लोग जो है धीरे धीरे इन्हीं खेलों के माध्यम से, छोटे छोटे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपना खेल निकाल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन रेफरशिप में आप देख लीजिए, अभी लेटेस्ट जो न्यूज है, KJS कलसी जो है पोल वॉल्ट के उसमें जो है बुसान जो है कोरिया रेफरशिप में जा रहे हैं। ऐसे फीफा जो वर्ल्ड की टॉप की संस्था है फुटबॉल की, उत्तराखंड से एकमात्र रेफरी हैं जो है प्रताप सिंह पटवाल जी, जो फीफा के क्वालिफाइड रेफरी हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो निसंदेह खेलों में बहुत कुछ इन स्कीमों के माध्यम से आने वाली जनरेशन को मिलेगा, बशर्ते
त्याग की भावना होनी चाहिए, मेहनत और लक्ष्य की भावना होनी चाहिए। तो इन स्कीमों का फ़ायदा वही बच्चा उठा पाएगा जो बच्चा मेहनत करेगा, और निस्संदेह इन स्कीमों के माध्यम से उसे अगले और अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे। जी, आपने खेल जागरूकता की बात करी। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि खेल जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिससे कि आदमी फिर या बच्चे होते हैं जो खेलना चाहते हैं स्पोर्ट्स को लेकर, उनको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स में क्या एक नीड है, उसकी फिजिकल नीड एक अलग होती है, मेंटल नीड एक अलग होती है, तब वो उसके आधार पे अपना एक खेल चुन सकते हैं और उस पर आगे बढ़ सकते हैं। इसी पे मैं आगे आना चाहूँगा। बैडमिंटन में जो हमारा एक डोमिनेशन दिख रहा है पिछले कुछ समय से, लगातार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में जो दिखता है, सारे मेडल्स में से ऑलमोस्ट स्विप कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो एक समय चाइनीज़ या मलेशियंस हुआ करते थे, इंडोनेशियन होते थे, वो अब इंडिया का दौर आ गया, आना शुरू हो गया। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? हाँ, बैडमिंटन में सबसे बड़ी त्याग की भावना है। मैंने देखा, अभी मेरी मुलाकात रिसेंटली लक्ष्य सेन के फादर जो है उनसे भी हुई, DK सेन जी से हुई है। उनका डेडिकेशन देख रहा था, जो खिलाड़ी आ रहे थे उनके परिवार का डेडिकेशन देख रहा था। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है कि जो महंगा खेल है, उस महंगे खेल के साथ वही अभिभावक उसको अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत जो है आर्थिक स्थिति भी ठीक हो। तो परिवार का सहयोग उस बच्चे को, जो बच्चा खेल रहा है, वो बहुत बड़ी जरूरी है। तो जितने भी शटलर उत्तराखंड से निकल रहे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी देखोगे, वो परिवार, उनकी माताएं, उन बच्चों के खिलाड़ियों के माँ हो गए या फादर्स हो गए, रात दिन उन बच्चों के साथ चले पड़े हैं। क्योंकि रैंकिंग टूर्नामेंट से जितने टूर्नामेंट्स खेलते जाओगे आपकी रैंकिंग अच्छी होती जाएगी जी। तो उस टूर्नामेंट्स में अल्मोड़ा से मेनली डोमिनेट कर रहा है, इस टाइम देहरादून भी बहुत डोमिनेट कर रहा है। और अच्छी एकेडमी में अभी हमें सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, उत्तराखंड में एक अच्छी एकेडमी खुलनी चाहिए बैडमिंटन की। क्योंकि हमारे जितने खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी जो है बेंगलोर की प्रकाश पादुकोण जी की एकेडमी में या दूसरी अन्य एकेडमी, उन एकेडमी पर निर्भर हो रखे हैं, जिसके लिए एक आम जो खिलाड़ी उसका जा पाना बड़ा संभव नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पहाड़ी प्रदेश में एक बैडमिंटन की एक अच्छी एकेडमी जरूर खुलनी चाहिए, ताकि जो यहाँ के उभरते हुए स्टार हैं वो अपने खेल कौशल को और निखार सकें और अन्य राज्यों के मुकाबला कर सकें और नेशनल लेवल पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक ला सकें। जी बिल्कुल। सार्की जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़मीनी स्तर पर क्या ज़रूरतें महसूस आपको लगती हैं कि ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को, टैलेंट्स को, ताकि वो अच्छा निखरे और मेन स्ट्रीम में आ सके? ये तो बहुत ही ज़रूरी है जी। बगैर ऐसी सुविधाओं के ऊपर पहुंचना बहुत टफ है जी। ये साइंटिफिक समय है, वैज्ञानिक युग है, तो स्पोर्ट्स में भी अब लोग साइंस का सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए एक सबसे बड़ी त्याग, और दूसरा इस तरह के स्ट्रक्चरों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे खिलाड़ियों को जगह पर इस तरह का माहौल मिल सके, इस तरह के ग्राउंड्स मिल सके, इस तरह के इंडोर मिल सके, तब जाके खिलाड़ी निकलता है। एकदम किसी का रिजल्ट नहीं मिलता, स्पोर्ट्स में एकदम रिजल्ट नहीं मिलता, प्रोसेस, उसके लिए कम से कम हमें 10 या 15 साल का इंतज़ार करना पड़ता है जी। क्योंकि अभी 8 साल का है, 10 साल में वो 18 साल का होगा, तब वो कहीं रिजल्ट देने लायक होगा, तब उसे ज्ञान होगा कि कैसे उसको किया जाता है। अभी तो हम उसको खाली एक इन्वॉल्व कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, ताकि वो देखे और खेले। अभी हम उसको कम से कम 3-4 साल उसको ये देखेंगे कि ये किस खेल के लिए टैलेंटेड है, फिर उसमें रिसर्च की जाएगी, जो बच्चा जिस खेल के योग्य होगा उसको हम उसमें डालेंगे जी। लखड़े जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने डाइट की एक बात करी कि एक डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी खिलाड़ी के करियर में, खास करके जब वो एक खिलाड़ी हो, उसके लिए क्या क्या एक टेक्निकलिटी और कोचेस को या न्यूट्रिशनिस्ट को क्या ध्यान रखना होता है और किस तरह की डाइट्स होनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए, इस पर थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। देखो, डाइट का जहाँ तक सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि डाइट पर्टिकुलर गेम्स के हिसाब से भी चलती है। अब एक पहलवान है, अगर उस बच्चे को पहलवानी करना है तो उस हिसाब से डाइट दी जाएगी। ऐसे ही अगर क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, उस हिसाब से आपकी बेसिक उस गेम्स की क्या नीड है, आपका प्रैक्टिस सेशन कैसा है, ये सारी डाइट शेड्यूल आपका बनता है कि भाई आपकी मॉर्निंग प्रैक्टिस शेड्यूल है तो आपको क्या डाइट लेनी है, आफ्टरनून में जो है प्रैक्टिस सेशन है या मैच आपका शेड्यूल है तो उसमें क्या लेनी है। और जहाँ तक डाइट की सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चों को भी कहना चाहूँगा, अभिभावकों को भी कहना चाहूँगा, हमें ये नहीं कि हमारा घर का जो खाना है, पौष्टिक आहार, आपके दालें हो गई, हमारे पास विटामिन की जितने सोर्सेज हैं, पनीर हो गया और नॉनवेज हो गए, ये सब चीज़ें एक किस्म से सारे डाइट में सोर्सेज हैं।
लेकिन हमें इनका शेड्यूल बनाना है कि किस प्रकार से हमें लेनी है, ताकि हम ओवर डाइट भी ना हो जाए, ओवर वेट भी ना हो जाए, और हम गेम में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसी सब चीज़ को देखते हुए जो बता रहे थे सार्गी सर, बता रहे थे कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदयमान योजना के तहत जो 1500 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही, ये बच्चों को, कई परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं दे पाते, तो उसका उपयोग करें, या उनके पास समस्या है कि वो किट नहीं ले पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, तो इस पैसे का उपयोग बच्चा अपने खेल को सुधारने में, अपना डाइट शेड्यूल ढंग से बनाने में उस पर उपयोग करेगा। और आने वाले समय में निसंदेह जब उसे एक ये अल्प राशि मिल रही, इस राशि का अगर वो सदुपयोग करेगा एक उद्देश्य के साथ, तो निसंदेह जिस उद्देश्य के साथ उस राशि को उसको दिया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, तो निसंदेह आने वाले टाइम में इस राशि के माध्यम से, इस प्रोत्साहन के माध्यम से कहीं ना कहीं पहुंचेगा और हमें गौरवान्वित करेगा। और उसको कहीं ना कहीं ये महसूस भी होगा कि सरकार मेरे साथ है, मेरे साथ इतने लोगों का जुड़ाव है कि जो मुझे बैक कर रहे हैं एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए, जो कि मानसिक तौर पर बहुत ज़रूरी है। एक मानसिक मेंटल फिटनेस के बारे में आजकल एक बहुत चर्चा की जाती है, जो कि एक तरह का अपने आप में एक फिटनेस का एक अलग लेवल है कि आपको मानसिक तौर पे भी फिट होना है अगर आप किसी खेल में या अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ना या काम करना चाहते हैं। मेंटल फिटनेस के नॉलेज पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, है क्या चीज़? ऐसा है, जब किसी भी क्षेत्र में जो खिलाड़ी, सपोज कोई फुटबॉलर है, फुटबॉलर खेलता है, काफ़ी समय से मेहनत कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ी जो उसका अपना परफॉर्मेंस है वो 100% नहीं करता, 100% नहीं करता, तो तब मानसिक तौर पे थोड़ा सा वो विचलित होता है। तो उसको दूर करने के लिए जो हमारे अब जो साइंस, मैं कह रहा हूँ ना जी, वैज्ञानिक युग है, तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसका सहारा लेते हैं जी, उसका सहारा लिया जाता है, वो उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकालता है और जहाँ उसकी जगह है वहाँ पहुँचाने की वो कोशिश करते हैं। वो ऐसा माहौल तैयार करते हैं उसके लिए साइकोलॉजिस्ट, वो बताते हैं, जो हुआ है उसको नहीं बताते, नहीं तो फिर वहीं जाएगा। वो उसको अलग अलग प्रक्रिया बताते हैं कि ऐसा है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ताकि उसके दिमाग से वो जो डिप्रेशन वाला शब्द है या जिससे वो जूझ रहा है उससे हट के वो बाहर आता है। ये है उसका मानसिक तनाव को दूर करने की प्रक्रिया। मानसिक तनाव को, और खेल उसका एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है किसी मानसिक तनाव से दूर होने के लिए। अगर आपको कभी भी मानसिक तौर पे कुछ बोझ लगे अपने शरीर के या मस्तिष्क के ऊपर या दिमाग के ऊपर, तो आप कोई खेल या कोई आउटडोर एक्टिविटी में शामिल हो जाइए कुछ देर के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जो, जिन्हें हम कहते हैं डिप्रेशन सेल्स होते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। इसमें भी क्या है, एक ही चीज़ को खेलते खेलते कभी आदमी उब जाता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं कोचेज, जो कोचेज साहिबान होते हैं, वो वीकली 1 या 2 दिन उनको डिफरेंस गेम में डालते हैं। कभी उन्हें हैंडबॉल खिला दिया, कभी उन्होंने वॉलीबॉल खिला दिया, कभी उन्हें बैडमिंटन के कोर्ट में लेके बैडमिंटन खिला दिया। इस तरह से थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि फिर वो अपनी गेम में उतनी मेहनत से आएँ। ये तो कभी कभी उब जाता है और उससे फिर वहाँ थकान महसूस होती है, एक ही चीज़ डेली कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि वो फिर रिफ्रेश हो, फिर अपने उसमें प्लेटफॉर्म में आ जाए। जी, ये उसका वो है। जी, लखेड़ा जी, जैसे रिफ्रेशमेंट की एक बात करी गई, इसमें चेंज एक जो शब्द ले आया गया, तो कोचिंग टेक्निक्स में खासकर किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है प्लेयर्स के लिए ताकि वो फ्रेश भी रहें और मेंटली फिट भी रहें? फिजिकली फिट तो खैर सबसे पहले वही ज़रूरी है, तो इस तरह की इस पर थोड़ा समय बताइए। जैसा सार्गी सर ने बताया कि एक खिलाड़ी को रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, फ्रेश माइंड से ग्राउंड में उतरना बहुत ज़रूरी है। अब अगर वो एक ही कॉन्सेप्ट में चलाएगा तो निसंदेह जो उसका परफॉर्मेंस लेवल है ना, कई बार वो गड़बड़ाने की स्थिति रहती है। इसी सबको देखते हुए माइनर गेम्स जो है उन्हें रिक्रेशनल गेम्स भी कहते हैं। सपोज जैसे फुटबॉल का एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलते खेलते थक गया, तो एक क्रिकेट फुटबॉल का एक टर्म है कि वो फुटबॉल को क्रिकेट के रूप में खिलाते हैं। उसका बेसिक उद्देश्य इन सब खेलों को कराने का क्या उद्देश्य होता है, रिक्रेशनल गेम्स या जो आपके गेम्स दूसरे को एडिशनल गेम्स है, कि आपकी जो स्किल है वो स्किल भी डेवलप होती है। अब सपोज क्रिकेट फुटबॉल है जी, उसका एक फॉर्मेट है कि उस फॉर्मेट में आपने विकेट का साइज थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, शूटिंग बोर्ड होते हैं अपने, वो शूटिंग बोर्ड लगा दिए, सामने से जो फुटबॉलर खिलाड़ी है वो बॉलिंग भी फुटबॉल से ही कर रहा है, पाँव से ही दे रहा है, किक मार के दे रहा है। बैट्समैन जो है वो किक से ही खेलेगा, आपने मारी बाउंड्री के बाहर चलेगी चौका, अगर बॉल एयर में हमने हेड से मार दिया खिलाड़ी आउट। और तो स्किल भी डेवलप हो रही, रिक्रिएशन भी हो रहा जी। तो ये सब चीज़ें
गेम के दौरान टेक्निक अपनाई जाती जी। है ताकि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। इसी प्रकार से जो है बास्केटबॉल में हो गया, हम जो है वो टनल रन करा लेते जी। हैं, है ना, जिग-जैग रन करा लेते हैं, और उसमें बच्चों को जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड भी, तो बच्चे बड़े उत्साह के साथ उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रुप बना दिए जाते हैं उनके, 2-2 3-3 ग्रुप बना दिए, उन ग्रुप में बॉल लेकर ड्रिबल करके आगे भागने की जो है कौन पहले आता है। तो ये सब बेसिकली क्या है कि उनको रिफ्रेश करना, एनर्जेटिक करना किस प्रकार से, ताकि उनको स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन हो। जब उनका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा तो निस्संदेह जब उनका कोई भी मैच होगा उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। मैं फुटबॉल के संदर्भ में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा लकीड़ा जी कि फुटबॉल में एक भारतीय नाम 1956 का ओलंपिक के बाद से कहीं नज़र नहीं आया अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में कि हम कहाँ हैं और किस पोजीशंस पे, रैंकिंग भी बहुत डाउन है। इसकी क्या खास वजह देख रहे हैं? निस्संदेह टैलेंट की कोई कमी नहीं दिखती है कहीं भी, लोकल टूर्नामेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे या यूरोपियन या साउथ अमेरिकन फुटबॉल को मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा? जहाँ तक फुटबॉल की बात है, फुटबॉल तो हमारा राज्य खेल भी है, लेकिन फुटबॉल में हमारे हिंदुस्तान में अगर दूसरे नंबर पे कोई खेल खेला जाता है, मैं तो कहूँगा पहले नंबर पे बिल्कुल। आप स्कूलों में चले जाओ तो बच्चे तुरंत फुटबॉल लेकर के निकल जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा कि हम उस लेवल पर अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके कारण खोजने पड़ेंगे। बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि जो यूरोपियन फुटबॉल है वो फुटबॉल बहुत फास्ट फुटबॉल है जी। सुविधाएं उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनका जो स्ट्रक्चर है वहाँ का, वहाँ वो बच्चों को जो टैलेंट है उनका, बच्चों को शुरू से जो है उन बच्चों को ले रहे हैं वहाँ से। जो है हमारे यहाँ बेसिकली जो बच्चे हैं आजकल बड़ा दमखम का खेल हो गया है, फुटबॉल खेल ऐसा हो गया है कि इसमें बहुत दमखम, बहुत ज़्यादा एंडोरेंस, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा क्विकनेस चाहिए आपको। तो वो चीज़ की अभी थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी है, जिस वजह से। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि मेरे को कंपटीशन लेवल जो है, हम क्या है कि हम अगर एक ही जगह पे खेले, सपोज मैं देहरादून क्षेत्र में हूँ या उत्तराखंड क्षेत्र में, मैं यहीं की टीमों के साथ कम्पीट कर रहा हूँ, तो नेचुरल है मेरे को उस स्तर का खिलाड़ी नहीं मिलेगा तो जिस स्तर पर मुझे जाना है। तो एक हमें कंपटीशन मैक्सिमम बच्चों को जो है दूसरी टीमों के साथ, जो हमारी इंटरनेशनल टीम है उनके साथ खेलने। अब जैसे ISL है, ISL एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया और खिलाड़ी इसमें अच्छा कमा भी रहे हैं और अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। तो इसी प्रकार से और स्कूल लेवल पे, आपके जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे इस टाइप के टूर्नामेंट आने चाहिए जो इंटरनेशनल फेम के खिलाड़ियों के साथ जिन्हें खेलने का मौका मिले, तो निस्संदेह हमारा फुटबॉल भी बहुत ऊंचा उठेगा। जी। तो अब कहने का मतलब ये कि राष्ट्रीय खेल दिवस हो तो उसको एक दिन का ना छोड़कर हम पूरे साल भर उसको मनाएं, बच्चों को मोटिवेट करें, उनको फैसिलिटीज़ दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको टेक्निकल नॉलेज दें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे इतनी सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। धन्यवाद। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।